एक इंसान जिसने अपनी वाइफ के लिए अपना टैलेंट दिखाया, वो अकेला मेट्रो सिटी आ गया। किसी ने कहा कि उसे एक अच्छा इंसान मिला है, कितनी खुशनसीब है जो प्यार के लिए बहादुरी से बोल रही है। वो भी ऐसा ही स्वीट प्यार चाहती थी। मैंने उस लड़की को नोटिस किया जो अपनी स्वीट अपीयरेंस के साथ अचानक रुक गई थी। मैंने उसे पहचान लिया। डायना इस नए म्यूजिक फेस्टिवल के लिए हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट्स में से एक। मैं मुस्कुराया और फ्रेंडली अंदाज में उसे नोट किया, फिर नन्ही लिली को गोद में लिया और आगे बढ़ने की तैयारी की। क्या आप सेरेना को ढूंढ रहे हैं? वो आगे बाईं तरफ सेकंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। इसी पर डायना अचानक बोल पड़ी। ये सुनकर मैंने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया और डायना को देखा। ये नन्ही लड़की जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था। उसने हल्के पीले रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी से एक लाइवली ऑरा झलक रहा था। थैंक यू, मैंने उसे शुक्रिया कहा। जैसे ही मैं मुड़कर आगे बढ़ने वाला था, अनपेक्षित रूप से डायना फिर से बोल उठी, 7 मेमोरीज, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? मैं आपकी फैन हूं। डायना थोड़ी शर्मीली लग रही थी, यहां तक कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसकी अपीयरेंस बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई यंग लड़की अपने आइडल से मिल रही हो। मैं थोड़ा सरप्राइज था। मेरी ऑनलाइन रेप्यूटेशन अभी वैसी ही थी, जिसे सिर्फ टेरेबल कहा जा सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये काफी फेमस लड़की खुलेआम ये एडमिट करने की हिम्मत करेगी कि वो मेरी फैन है। मेरे मन में डायना के लिए एक बेहतर इंप्रेशन बन गया। मैं मुस्कुराया और नन्ही लिली को अपनी बाहों से नीचे उतारा। उसका छोटा हाथ पकड़कर मैं डायना के पास गया। श्योर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी मेरे फैंस हैं, और वो भी आप जैसी बड़ी सिंगर। मुझे ये कहते सुनकर डायना का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसने क्यूटनेस के साथ अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर अचानक एक छोटी नोटबुक निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। 7 मेमोरीज, आप बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम डायना है। प्लीज इस नोटबुक पर साइन कर दीजिए। मुझे आपके गाने बहुत पसंद हैं। बिल्कुल डायना, उन्हें पसंद करने के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। मैंने नोटबुक ली और देखा कि उस नोटबुक में मेरे लिखे हुए सारे गाने रिकॉर्ड थे। मैंने अजीब महसूस करते हुए अपनी नाक छुई, फिर उस पर 7 मेमोरीज नाम से साइन किए और नोटबुक डायना को वापस कर दी। उम्मीद नहीं थी कि डायना वाकई एक हार्डकोर फैन है। मैं इसके लिए थोड़ा अनयूज्ड आदि नहीं था। आप मुझे बस डायना बुला सकते हैं। डायना ने खुशी खुशी नोटबुक वापस ले ली। उस पर साइन को देखकर वो खुशी से भर गई। डायना, तुम क्या कर रही हो? इसी पल लिफ्ट की तरफ से एक मेल वॉइस आई। मेरी नजर डायना के पीछे गई। मैंने गोल्ड रिम चश्मा पहने एक स्कॉलरली आदमी को देखा जो माथे पर शिकन लिए इसी तरफ आ रहा था। कुछ नहीं। डायना ने जल्दी से नोटबुक छिपा दी। एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह दिखते हुए उसने उस स्कॉलरली आदमी से कहा, अंकल, आप यहां क्या कर रहे हैं? जो शख्स आया था वो ब्रैडली पियर्स था। ब्रैडली पियर्स सबके पास आया। उसने नेचुरली मुझे भी देखा। उसका एक्सप्रेशन कुछ ठंडा था। उसने डायना का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट की तरफ ले जाने लगा। चलते हुए उसने डायना को लेक्चर दिया, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाने को कहा था। साथ ही हर किसी के पास मत जाया करो जिससे तुम मिलती हो, समझी? मुझे पता है, मुझे पता है। डायना सिर हिलाती रही। अपने अंकल के साथ जाते हुए उसने चुपके से अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ अपनी जीभ चिढ़ाई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैंने इस आदमी को नाराज करने के लिए क्या किया था। हालांकि ये बस एक छोटी सी बात थी। मैंने बिना परवाह किए अपना सिर हिलाया, मुड़ा और सेरीना के रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओर चल दिया। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। मिया ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर साफ तौर पर थोड़ी सरप्राइज्ड थी। वो अंदर प्रैक्टिस कर रही सेरीना को आवाज देने ही वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही शूश चुप रहने का इशारा कर दिया। मिया समझ गई और तुरंत शांत हो गई। मैं नन्ही लिली को लेकर चुपके से अंदर घुस गया। मिस क्लेयर ने दरवाजा बंद कर दिया और एंट्रेंस पर मिया के साथ खड़े होकर अंदर देखने लगी। ये पहली बार नहीं था जब मैंने सेरीना को गाते सुना था। बस बात यह है कि मैं उसे जितनी बार भी गाते देखता, मुझे हमेशा यही लगता कि वो गानों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती है। वो सीरियस और फोकस्ड अपीयरेंस वाकई खूबसूरत था। सेरीना पूरी तरह गाने में डूबी हुई थी। उसने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि मैं और नन्ही लिली बाहर खड़े हैं। मेरे होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। सेरीना की आवाज में ये गाना और भी बेहतर लग रहा था। छोटी लिली मेरे पैर से लगकर खड़ी थी। उसकी बड़ी आंखें अपनी मां को निहार रही थीं। वो अभी मासूम थी, पर उसे अपनी मां को इस तरह कॉन्फिडेंट देखना बहुत पसंद था। सेरीना गाते वक्त और नॉर्मल लाइफ में दो अलग इंसान लगती थी। उसकी रूह से निकलने वाला वो चार्म लोगों को मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर कर देता था। जब सेरीना ने गाना खत्म किया तो उसकी आदत थी कि वो सिर घुमाकर बाहर देखती, और तभी उसने मुझे और नन्ही लिली को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जिसमें काफी सरप्राइज था। मेरे चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी। नन्ही लिली की बादामी आंखें खुशी से झुककर आधे चांद जैसी हो गई थीं। उसकी ब्राइट स्माइल ने जैसे पूरे कमरे को रोशन कर दिया था। इस वार्म सीन को देखकर सेरीना अचानक खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराई और पास चलकर आई। उसने धीरे से कहा, तुम वापस आ गए। सेरीना की नाक की नोक पर पसीने की बूंदें थीं, जो उसे बहुत चुलबुला और लाइवली दिखा रही थीं। 20 साल की उम्र में किसी की अपीयरेंस जैसी होनी चाहिए, ये वैसी ही थी। मैंने सिर हिलाया। मेरी आंखों में एक ऐसी मुस्कान थी जिसे छिपाना मुश्किल था। क्या मेरी लेडी सरप्राइज्ड हैं? सेरीना का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने दरवाजे पर मिया और मिस क्लेयर को मुंह छिपाकर हंसते हुए देखा। ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? यहां अभी भी लोग थे और वो उसे मेरी लेडी बुला रहा था।
सेरेना ने अपना सिर झुका लिया और मेरी तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने नन्ही लिली को गोद में उठा लिया। बस उसके कान की लाल लोब और चेहरे से न हटने वाली मुस्कान ने इस पल उसके मन की बात बता दी थी। मेरा अचानक उसके सामने आ जाना उसे बहुत खुश कर गया था। अगले दिन न्यू म्यूजिक फेस्टिवल का बहुप्रतीक्षित दूसरा राउंड तय समय पर शुरू हुआ। असल में न्यू म्यूजिक फेस्टिवल के पहले राउंड की पॉपुलैरिटी सेरेना के द विंड राइजेस गाने की वजह से पहले ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। इस राउंड में मेरे इंसिडेंट की वजह से कई और प्लेटफॉर्म्स ने इस कंपटीशन की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए न्यू म्यूजिक फेस्टिवल के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया था। वाकई सुबह से ही अनगिनत नेटिजन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लाइव स्ट्रीम रूम्स में इस कंपटीशन के शुरू होने का वेट कर रहे थे और मेट्रो सिटी स्टेडियम के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। टिकट और भी पहले से ही लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो सिर्फ तमाशा देखने आए थे। उनके बीच सेरेना के सपोर्ट ग्रुप के कई मेंबर्स भी मौजूद थे। साथ ही कुछ मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट मीडिया भी वहां थे। वे भी सबसे पहले खबर पाना चाहते थे, इसलिए स्टेडियम में जल्दी पहुंच गए थे। इससे साफ देखा जा सकता था कि इस न्यू म्यूजिक फेस्टिवल ने इतना भव्य नजारा पूरी तरह से एक इंसान से जुड़े टॉपिक्स की वजह से खड़ा किया था। रात 8 बजे तक ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम रूम खुल चुका था। ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स ने भी एक साथ स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। लाइव स्ट्रीम रूम्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल के डायरेक्टर रायन शॉ ने जब इतने घने कमेंट्स देखे तो वो खुशी से झूम उठा। चाहे मेरी पब्लिसिटी नेगेटिव थी या पॉजिटिव, जो पॉपुलैरिटी मैंने क्रिएट की थी वो असली और बहुत बड़ी थी। रायन शॉ के लिए ये ऊपर वाले की तरफ से भेजी गई किसी बड़ी खुशखबरी जैसी थी। लेकिन इस पल उसे ये डर भी था कि कहीं सेरेना और मेरे बीच कुछ गलत न हो जाए। कितना अच्छा होता अगर सब कुछ शांति से चलता रहे, जब तक हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला राउंड, उसके बाद का राउंड, जब तक सेरेना वहां थी इसका मतलब था कि मैं भी वहां था, और मेरा वहां होना मतलब ट्रैफिक का होना था। आखिर एक बार पेट भरने और हर बार पेट भरने के बीच का फर्क रायन शॉ अच्छे से समझता था, इसलिए वो दिल से दुआ कर रहा था कि सेरेना और मैं ठीक रहें। मेट्रो सिटी स्टेडियम के अंदर इस बार का नजारा पिछली बार से कहीं ज्यादा ग्रैंड था। आखिर प्रोडक्शन टीम ने पैसे कमाए थे तो वे इस तरह के वेन्यू में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। इस बार नन्ही लिली और मैंने मास्क पहने हुए थे और भीड़ के साथ चुपके से वेन्यू में घुस गए। स्टेडियम की छत चमकते हुए सितारों में बदल गई थी। डोम से एक मिल्की वे आकाशगंगा नीचे गिर रही थी, जो सीधे स्टेज पर ऐसे आ रही थी जैसे तपती गर्मियों की रात का गहरा आसमान हो, रहस्यमयी और लोगों को लुभाने वाला। और इस बार होस्ट भी बदल गई थी। अब मशहूर होस्ट सारा चैन स्टेज संभाल रही थी। वो इस वक्त एक आसमानी ड्रेस, सेलेस्टियल अटायर पहने मिल्की वे पर चलते हुए धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ी। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट सारा चैन हूं। इस ग्रैंड इवेंट में आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हमारा कंपटीशन दूसरे राउंड में पहुंच गया है। शुरुआती 16 कंटेस्टेंट्स में से अब स्टेज पर सिर्फ 8 बचे हैं और आज 4 और सिंगर्स बाहर हो जाएंगे। यही कंपटीशन की क्रूरता है और यही इसकी खूबसूरती भी। इस वक्त मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद ऑडियंस और लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को आगे बढ़ते देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले बड़ी स्क्रीन पर अपने 8 कंटेस्टेंट्स की प्रोफाइल्स देखते हैं। जैसे ही सारा चैन की बात खत्म हुई, वो बड़ी खूबसूरती से मुड़ी और सबके साथ बड़ी स्क्रीन की तरफ देखने लगी। स्क्रीन पर 8 कंटेस्टेंट्स की प्रोफाइल्स एक एक करके आईं। जब आखिरी कंटेस्टेंट की प्रोफाइल डिस्प्ले हो गई, तब सारा चैन वापस मुड़ी और माइक पकड़कर आगे बोलने लगी। ठीक है, हमने अपने 8 कंटेस्टेंट्स की प्रोफाइल्स देख ली हैं। अब आगे प्लीज स्टेज पर हमारे चारों जजों का स्वागत करें। स्टेज पर बनी मिल्की वे अचानक 4 रास्तों में बंट गई। चारों जज मिल्की वे की रोशनी में नहाए हुए एक के बाद एक सामने आए। जब वे दिखाई दिए तो उनमें से हर एक ने अपना सिग्नेचर गाना गाया, जब तक कि आखिरी जज ने गाना खत्म नहीं कर लिया। उन्होंने एक साथ हाथ हिलाकर ऑडियंस का अभिवादन किया। स्टेज के नीचे तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों और शोर का धमाका हुआ। ऑडियंस के इस जोश के बीच चारों जज एक एक करके जज पैनल की ओर बढ़े। अपनी पोजीशन पर बैठने के बाद सारा चैन ने मुस्कुराहट के साथ जजों की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद माइक को दोबारा ऊपर उठाया। बैकस्टेज सेरेना काफी देर से अपनी पोजीशन पे थी। उसने मास्क पहना हुआ था और स्टाफ एंट्रेंस के जरिए चुपके से अंदर आई थी। सामने वाकई बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसके अलावा बहुत से लोगों ने उसके सपोर्ट में साइन बोर्ड्स पकड़े हुए थे। वो थोड़ी नर्वस थी, खासकर तब जब उसने देखा कि कुछ लोग मेरे विरोध में और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ साइन बोर्ड्स लेकर खड़े थे। उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि मैंने उन्हें देखा है या नहीं। उसे डर था कि अगर मैंने उन्हें देख लिया तो मुझे भी अंदर से दुख होगा। बेशक मैंने उन्हें देख लिया था, मैं अंधा नहीं था। इतने बड़े साइन बोर्ड्स वाकई आंखों में चुभ रहे थे। बस बात यह है कि मुझे सच में कुछ महसूस नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक सेरेना और लिली साथ हैं, कोई भी मेरी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। इसके अलावा ये सब तो पुराने जेम्स रिवर्स ने किया था। मेरा इससे क्या लेना देना। सेरेना के साथ पैचअप करने के बाद मैंने इस बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। मैंने अपनी नजरें स्टेज की तरफ घुमा ली। आज के कंपटीशन का ब्रैकेट ऑडियंस द्वारा रैंडमली असाइन किया जा चुका था। सेरेना आज सेकंड मैच में परफॉर्म करने वाली थी। उसका मुकाबला इंपीरियल एंटरटेनमेंट के शॉन बे से था, जो चैंपियनशिप का एक और हॉट कैंडिडेट था। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने जानबूझकर ये अरेंजमेंट किया है।
सेरीना को चैंपियनशिप जीतने से पहले 5 बाधाओं को पार करने और 6 जनरलों को हराने जैसी चुनौती का सामना करना था। लगातार 2 मैच ताकतवर विरोधियों के खिलाफ थे। पिछले मैच में अगर रेबेका का दिल न टूटा होता और उसने अपनी एबिलिटी का सिर्फ 40% परफॉर्म न किया होता तो वो इतनी बुरी तरह नहीं हारती। इस वक्त बैकस्टेज शॉन बे को भी ये खबर मिल चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो अंदर से बहुत सरप्राइज्ड था। इन कॉन्टेस्टेंट्स में वो जिससे सबसे कम मुकाबला करना चाहता था वो सेरीना थी। इस औरत के पीछे एक ऐसा आदमी था जो खुद अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेकर आता था। शुक्र है कि इस बार उस आदमी की इमेज गिर चुकी थी। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि सेरीना और मेरे बीच क्या चल रहा है या इस बार का गाना मैंने लिखा है या नहीं। इस बात ने शॉन बे को अंदर से काफी रिलैक्स महसूस कराया। वो सेरीना की सिंगिंग स्किल्स का लोहा मानता था, लेकिन अगर सेरीना के गाने में दम नहीं हुआ तो उसकी अपनी सिंगिंग स्किल्स भी कम नहीं थीं। जब तक कि मैं फिर से बीच में ना आ जाऊं और कोई खजाना जैसा गाना ना लिख दूं, तब तक शॉन बे को यकीन था कि वो मुकाबला कर सकता है। पहला मैच डायना का था। उसका ओपोनेंट सेलेस्टियल ब्यूटी एंटरटेनमेंट का बचा हुआ इकलौता सिंगर था। डायना की आवाज सेरीना से बहुत अलग थी। उसकी आवाज कुदरती तौर पर बहुत स्वीट थी, जो उसकी छोटी हाइट और उस एडोरेबल डॉल जैसी शक्ल और मीठे छोटे छोटे गाने गाकर उसने स्टेज के नीचे बैठी ऑडियंस का दिल पिघला दिया। ये मेरा भी उसे पहली बार गाते हुए सुनने का मौका था। पिछले मैच में सेरेना ने पहले परफॉर्म किया था और उसका कंपटीशन खत्म होते ही मैं स्टेडियम से निकल गया था। इस बार आखिरकार मुझे डायना का गाना सुनने को मिला। मैंने सिर हिलाया क्योंकि ये गाना वाकई बुरा नहीं था और डायना के गाने के लिए बिल्कुल सूटेबल था। मेरी छोटी फैन की सिंगिंग स्किल्स वाकई इंप्रेसिव थीं, जो एक हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट होने के लायक थीं, और उसके अपोनेंट की एबिलिटी तो रेबेका जितनी अच्छी भी नहीं थी। नेचुरली वो इस मैच में डायना से हार गई। दूसरे मैच में सेरीना फिर से पहले स्टेज पर गई। जैसे ही सेरीना ने स्टेज पर कदम रखा, उसने तुरंत अपनी आंखों से मुझे और नन्ही लिली को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उसने हमारे लहराते हुए हाथ देखे तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर चमक रही थी और उसकी मुस्कुराहट दिल जीत लेने वाली और बेहद खूबसूरत थी। इसने मुझे एक पल के लिए सुध बुध खोकर उसे घूरने पर मजबूर कर दिया। अभी गाना शुरू भी नहीं हुआ था कि स्टैंड्स के नीचे से किसी ने जोर से चिल्लाकर पूछा कि सेरीना, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या वो ट्विटर पोस्ट आपने ही किया था? और सेरीना, क्या आप वाकई जेम्स रिवर्स को पसंद करती हैं या वो आप पर दबाव डाल रहा है? सीन तुरंत अफरा तफरी वाला हो गया। सेरीना ने माइक को मजबूती से पकड़ा और स्टेज के नीचे मेरी तरफ देखा। उसे अचानक याद आया कि जब वो मुझसे पहली बार मिली थी तो मेरी आंखों में कितनी मासूमियत थी और वो क्लैरिटी और प्यार का एहसास। ये सोचकर सेरीना की बादामी आंखें और भी चमक उठीं। फिर अपनी आंखों में एक मुस्कान लिए उसने माइक उठाया और स्टेज के नीचे मौजूद ऑडियंस और लाइव स्ट्रीम रूम्स में जोर से डिक्लेयर किया कि हाँ, मैं जेम्स रिवर्स को पसंद करती हूँ और वो बहुत वंडरफुल हैं। कुछ लोग और कुछ प्यार इस शानदार मिल्की वे के बीच हमारी डेस्टिनी होते हैं। उसकी नजरें लोगों के समंदर को चीरती हुई मेरी नजरों से मिली। मैं थोड़ा मदहोश सा था, जैसे नौवें आसमान की किसी परी को देख रहा हूं जो मिल्की वे के उस पार से मुझे निहार रही हो। तो क्या हुआ अगर ये डेस्टिनी है, और क्या हुआ अगर नहीं है? मैंने इसे सबसे गहराई से महसूस किया कि ये डेस्टिनी ही थी कि मैं यहां ट्रांसमिग्रेट होकर आया ताकि उससे मिल सकूं और उसे प्यार कर सकूं। सेरीना की बातों की वजह से वहां इतनी खामोशी छा गई कि आप एक सुई गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। उसने कहा डेस्टिनी। उसकी आंखों की मुस्कान और खुशी को फेक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो सच में मुझे पसंद करती थी और उसे वाकई महसूस हो रहा था कि वो खुश है। और उसने फिर से ऐसे शब्द कहे थे। चाहे स्टेडियम की ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम की, इस वक्त हर कोई खामोश था। स्क्रीन से झलकती ये खुशी ऐसी नहीं थी जिसे लंबे समय तक डोमेस्टिक अब्यूज सहने वाला कोई इंसान फेक कर सके। इसी पल स्टेज के पीछे बड़ी स्क्रीन पर म्यूजिक भी धीरे धीरे बजना शुरू हो गया। गाने का टाइटल करेज धीरे धीरे दिखाई दिया, जिसके लिरिक्स जेम्स रिवर्स ने दिए थे और कंपोजिशन सेरीना की थी, और इसे सेरीना ने ही परफॉर्म किया था। गाना करेज, जिसे उन्होंने साथ मिलकर बनाया था, उसका इंट्रो बजा। हर कोई अनजाने में म्यूजिक में खो गया और धीरे धीरे धुन के साथ महसूस करने लगा। सेरीना ने इस वक्त माइक उठाया और उसकी नजरें अभी भी मुझ पर थीं। ये गाना ऐसा था जैसे वो मुझसे कह रही हो कि अब मेरे पास तुम्हें प्यार करने की हिम्मत है। इंट्रो खत्म हुआ और सेरीना की सुरीली आवाज गूंजने लगी। सेरीना की आवाज धीरे से गूंजी जैसे वो कोई छोटी सी मामूली कहानी सुना रही हो। लानत है, चाहे वो वेन्यू पर मौजूद ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम रूम्स की ऑडियंस, इस पल वे सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। अगर ये खुला कन्फेशन नहीं था तो और क्या था? अगर ये डॉग फूड फैलाना नहीं था तो और क्या था? और लोग कह रहे थे कि वो अब्यूज सहते हुए दुखी लाइफ जी रही है। मैं कसम खाता हूं कि अगर इसे अनहैप्पी होना कहते हैं तो ये सिंगल डॉग भी इस वक्त अनहैप्पी फील करना चाहता है। विलियम क्रॉफर्ड और मार्कस हेज भी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे उतने ही अनकंफर्टेबल थे जैसे उन्होंने 100 मरे हुए चूहे खा लिए हों। क्यों? वे बस यह जानना चाहते थे आखिर जेम्स रिवर्स ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। फिर भी वो नाराज नहीं थी और इसके बजाय यहां अपने प्यार का कन्फेशन कर रही थी। खुशकिस्मती से रेबेका अब तक अंदर जा चुकी थी। वो ये सीन नहीं देख सकती थी, वरना उसका दिल सीधे टूटकर चकनाचूर हो जाता और वह उसी जगह स्वर्ग से धार जाती। अगले ही पल ने सबको और भी ज्यादा बुरा महसूस कराया। यह सुनो, क्या ये शब्द इंसान के भी थे? नेटिजन्स ने तो जैसे खून की उल्टियां ही कर दी। पता चला कि हम सभी गॉसिप और अफवाहें फैला रहे थे।
उसके प्रति तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा है। हम इम्प्रेस हो गए। अब और नहीं कोसेंगे। वो बस एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं। दिखावा करना बंद करो। हमसे गलती हो गई। बूहू, सोचा था आज क्रिटिसिज्म सेशन होगा, पता चला ये तो डॉग फूड नाइट है। सत्यानाश हो। लेकिन ये गाना सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। बूहू, मैं क्या करूं अगर मुझे इससे प्यार हो गया है। मैं भी अब भविष्य में 7 मेमोरीज को माफ करना चाहता हूं उसके म्यूजिक के बिना। मैं कैसे जीऊंगा। माफ कर दो। माफ करना ही होगा। सेरेना पहले ही बाहर आकर बोल चुकी है। हम अभी भी किस बात की हिचकिचाहट कर रहे हैं। तुम इस तरह के इंसान को भी माफ कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर वाले बंदे को क्या हुआ है। तुम इस वक्त क्यों बीच में कूद रहे हो। क्या तुम इसमें शामिल हो। तुम्हें हिम्मत किसने दी। सेरेना ने। मैं हंसते हंसते मर रहा हूं। सेरेना ने हिम्मत दी। लेकिन यह गाना वाकई बहुत अच्छा है। मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। तब बहुत बुरा हुआ था। अगर मुझ में भी सेरेना जैसी हिम्मत होती तो अंत शायद कुछ अलग होता। दिल के प्यार को बयां करना मुश्किल होता है। ऐसी हिम्मत रखना बहुत कीमती चीज है। जो लोग बहादुरी से प्यार का पीछा करते हैं उन्हें हमेशा की खुशियां मिलें। जब सेरेना ने यह गाना गाया तो ऑनलाइन कमेंट्स धीरे धीरे शांत हो गए। हालांकि नेटिजन्स को अंदर से थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, लेकिन जो लोग इसमें शामिल थे वो एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे थे। यहां तक कि डॉग फूड भी फैला रहे थे। वो यानी ड्रामा देखने वाले लोग और क्या कह सकते थे। क्या ऐसा हो सकता था कि बादशाह को फिक्र नहीं और चमचे को फिक्र सता रही थी। उनके पास ऐसे बुरे शौक नहीं थे। सेरेना के प्यार के ऐलान और एक गाने करज ने पूरी तरह से ऑडियंस को जीत लिया। वो सिर्फ इस अच्छे गाने से ही इमोशनल नहीं हुए बल्कि उसकी निडर हिम्मत से भी प्रभावित हुए। बैकस्टेज शाबी का चेहरा राख की तरह पीला था। इस पल उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वाकई जिस बात का डर होता है वही होता है। वो शुरू में प्रार्थना कर रहा था कि मैं उसके लिए म्यूजिक ना लिखूं। अब बढ़िया है, दोनों लोगों ने एक साथ गाना कंपोज किया था। अगर ये सिर्फ एक अच्छा गाना होता तो वो इसे कबूल कर लेता। उस तरह वो बिना किसी मौके के नहीं रहता जीतने के लिए। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि न केवल गाना अच्छा था बल्कि ये गाना सिचुएशन के लिए बहुत ही ज्यादा फिट था। ये पूरी तरह से इसी सिचुएशन के लिए लिखा गया गाना था जो इस वक्त सेरेना की फीलिंग्स को बहुत सूट कर रहा था। एक गाना और साथ में एक लव डिक्लेरेशन ने आज रात के कंपटीशन वेन्यू को सीधे डॉग फूड नाइट में बदल दिया। वो भला कैसे जीत पाता। शाबियाई कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। उसने जो गाना तैयार किया था वो करज के मुकाबले थोड़ा कमतर था। इमोशनल इन्वेस्टमेंट के मामले में वो सेरेना से ज्यादा फोकस नहीं हो सकता था। वो सिर्फ सिंगिंग स्किल्स में थोड़ा मुकाबला कर सकता था। कंपटीशन अभी खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन शाबियाई को रिजल्ट पहले ही पता चल गया था। इस पल सेरेना गाना खत्म कर चुकी थी। उसने वहां मौजूद ऑडियंस और धीरे धीरे स्टेज से बाहर निकलते जजेस को झुककर सलाम किया और म्यूजिक खत्म हो गया। हर किसी को तब जाकर होश आया कि गाना खत्म हो चुका है। वे बस उन इमोशंस में डूबे हुए थे जो गाना लेकर आया था। अभी तक अपने होश में वापस नहीं आए थे और सेरेना की इमेज स्टेज से गायब हो चुकी थी। सिर्फ तभी वहां का माहौल अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वे सभी सेरेना की तारीफ कर रहे थे। एक ऐसी शख्स जिसने बहादुरी से प्यार का पीछा करने की हिम्मत की। वो उनके सपोर्ट की हकदार थी। अब स्टेज पर जाने की बारी शाबियाई की थी। उसने जल्दी से खुद को संभाला। चाहे जो भी हो उसे अभी भी अपनी पूरी कोशिश करनी थी। इसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं था। ये गानों के प्रति एक सिंगर की प्रोफेशनल क्वालिटी थी। शाह वाकई एक हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट होने के लायक था। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ वो जल्दी से अपने जोन में आ गया। उसकी टोन बहुत अच्छी, साफ और ब्राइट थी। वो एक अपबीट गाना गा रहा था। वहां मौजूद माहौल भी खुद को जोश में आने से नहीं रोक सका। ऑडियंस ने अपने हाथों में ग्लो स्टिक्स लहराई और अपबीट म्यूजिक के साथ एक रिदम में झूमने लगे। स्टेज पर मौजूद जजेस ने भी तारीफ वाले एक्सप्रेशंस दिए। हालांकि ये गाना करज जितना अच्छा नहीं था, पर हकीकत ये थी कि वो सेरेना की परफॉर्मेंस के बाद भी इतना शानदार परफॉर्म कर सका। ये अपने आप में बहुत अच्छा था। कम से कम पिछले मैच से तो बेहतर था। एटीट्यूड के मामले में साथ ही हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट रेबेका से बेहतर। शॉन बी के फैंस को भी थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। वे भी जानते थे कि उनके आइडल ने अपनी पूरी कोशिश की है। आखिर दुनिया में सिर्फ एक ही 7 मेमोरीज है। हर कोई इतने कम समय में इतनी हाई क्वालिटी वाले गाने कंपोज नहीं कर सकता। मैं भी स्टेज के नीचे उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान से सुन रहा था। भले ही वो एक अपोनेंट था, लेकिन म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती। अच्छे म्यूजिक के साथ संजीदगी से पेश आना चाहिए। रिजल्ट वैसा ही रहा जैसा सोचा था। हालांकि इस बार पहले राउंड के मैच की तरह नहीं था, जहां भारी वोट काउंट से सीधे अपोनेंट को कुचल दिया गया था। लेकिन इस बार भी सेरेना 4-1 के स्कोर के साथ आसानी से जीत गई। शाह का एक वोट उस जज से मिला था जिसे उसकी आवाज और सीरियस एटीट्यूड काफी पसंद आया था। उन्होंने उसे एक सिंपैथी वोट दिया था। शॉन बी ने भी इसे खुशी खुशी कबूल किया। उसने
इस रिजल्ट का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। वो सिर्फ इतना कह सकता था कि उसके स्किल्स दूसरों जितने अच्छे नहीं थे। भविष्य में और कड़ी मेहनत करना ही सही रास्ता था। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा राउंड भी रात 11 बजे खत्म हो गया। सेरेना डायना मिया एंडरसन के साथ एक छोटी एंटरटेनमेंट कंपनी का कंटेस्टेंट जिसका नाम केविन वोंग था। ये चारों लोग सफलतापूर्वक टॉप पर पहुंच गए। इन चारों में 2 डार्क हॉर्स सेरेना और केविन वोंग के अलावा बाकी 2 पहले के ही हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट्स थे। इसने ऑडियंस को न्यू म्यूजिक फेस्टिवल के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। आखिर डार्क हॉर्स वाले कंपटीशन ही तो दिलचस्प होते हैं। चैंपियनशिप की जंग अब और भी सरप्राइजिंग होने वाली थी। अब ऑनलाइन सेरेना के चैंपियनशिप जीतने की मांग और तेज होती जा रही थी। लगातार 2 गानों ने उसकी पर्सनल काबिलियत और साथ ही 7 मेमोरीज की मॉन्स्टर कंपोजिंग एबिलिटी को साबित कर दिया था। अगर ये दोनों लोग एक कपल नहीं होते तो नेटिजन्स अब इसे कबूल ही नहीं करते। शुरू में नेटिजन्स को लगता था कि सेरेना जेम्स रिवर्स के लायक नहीं है। आखिर वो 7 मेमोरीज था। सेरेना के पास ऐसी कौन सी खूबी और टैलेंट था जो उसे उसकी तरफदारी मिले और वो उसके लिए म्यूजिक लिखे। लेकिन धीरे धीरे सबको पता चला कि चीजें उतनी सिंपल नहीं थीं जितना उन्होंने सोचा था। खासकर न्यू म्यूजिक फेस्टिवल खत्म होने के बाद नेटिजन्स को अचानक एहसास हुआ। उन्होंने पहले पूरी तरह गलत सोचा था। ऐसा नहीं था कि सेरेना जेम्स रिवर्स के लायक नहीं थी, बल्कि जेम्स रिवर्स ही सेरेना के लायक नहीं था। वाह, ऐसी खजाना जैसी गॉडेस, भला कौन उसे ढंग से संभाल कर नहीं रखेगा। इसलिए न्यू म्यूजिक फेस्टिवल खत्म होने के बाद इस टॉपिक पर एक पोस्ट फिर से ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर आ गई। जेम्स रिवर्स का खुद का सुधार उस करत से आया है जो सेरेना ने उसे दी। इसका सीधा मतलब बहुत सिंपल था, वो ये कि जेम्स रिवर्स, तुम्हें जो हमने माफ किया है वो पूरी तरह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी वाइफ अच्छी है, शुक्रगुजार रहो। और ठीक इसी पल स्टारलाइट एंटरटेनमेंट भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। इस ट्रेंडिंग टॉपिक को देखते हुए उन्होंने एक ट्विटर मैसेज पोस्ट किया और सेरेना को टैग किया। हमारी सिंगर्स सेरेना और डायना को टॉप 4 में जगह बनाने के लिए कांग्रेचुलेशन। इसके अलावा हम सबको ये साफ करना चाहते हैं कि वो उतने बुरे नहीं हैं जितना बाहर की अफवाहें कहती हैं। वो और सेरेना आपसी सहमति से साथ आए। हकीकत तो यह है कि सेरेना हमारे साथ सिर्फ इसलिए साइन कर पाई क्योंकि वो अकेले मेट्रो सिटी आया था और उसकी खातिर यहां वहां दौड़ भाग कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि नेटिजन्स को ये देखकर पता चला कि उन दोनों ने असल में एक दूसरे को पूरा किया है और वो आपसी प्यार से साथ आए हैं। इसे पसंद करो। ऐसी फीलिंग्स कमाल की होती हैं। उन्होंने जाहिर किया कि वो जैसे अंधे हो गए थे। म्यूचुअल लव पहले से ही ऐसी चीज थी जो लोगों को खुश कर देती थी। ये भी एक परी कथा जैसा कपल था जिसने सबको उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने पर मजबूर कर दिया। पिछला सेरेना सपोर्ट ग्रुप, जो कि निंदा करने वाला ग्रुप था, कंपटीशन खत्म होने के बाद उस ग्रुप के एडमिन ने चुपचाप ग्रुप का नाम बदलकर सेरेना सीपी शिपिंग ग्रुप कर दिया। ग्रुप के लोग भी अनजाने में चैटिंग करने लगे। ये दोनों पूरी लाइफ साथ रहे तो बेहतर है। मैं इस पर शर्त लगा रहा हूं, भरोसा रखो। मैं बता सकता हूं कि 7 मेमोरीज ऐसा इंसान नहीं है जिसे अच्छे बुरे की पहचान न हो। अगर इन दोनों ने ब्रेकअप करने की हिम्मत की तो मैं पहला बंदा होऊंगा जो 7 मेमोरीज के टिकटॉक पर कमेंट्स की बाढ़ ला देगा। हे, असल में मैं लिली रिवर्स का फैन हूं। हा, मैं भी वैसी ही बेटी चाहता हूं। सही कहा। अगर तुमने जिक्र नहीं किया होता तो मैं भूल ही जाता। लिली हमारी फेवरेट छोटी प्रिंसेस है। तुम एक फेक फैन हो। तुमने अभी कहा कि तुम भूल गए थे। ग्रुप एडमिन चुपचाप दुबका हुआ था। मेंबर्स को उत्साह के साथ चैट करते हुए देख रहा था। फिर उसने अपना सिर पीटा। ग्रुप का नाम फिर से बदल गया। सेरेना फैमिली ग्रुप, लिली रिवर्स, जेम्स रिवर्स। ये मत पूछना कि क्यों। अनरैंक्ड लास्ट। अगर आप पूछेंगे तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी फैमिली की तुलना हो रही है। सिर्फ मैं ही सबसे बदसूरत हूं। ओ, सही कहा। मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जब सेरेना बैकस्टेज से बाहर आई तो बाहर उसका इंतजार करने के लिए सिर्फ मैं ही बचा था। सेरेना ने पलकें झपकाई। उसे नहीं पता था कि मिया और बाकी सब कहां चले गए थे। यहां तक कि लिली को भी ले जाया गया था और मेरी टकटकी लगाकर देखने वाली नजर ने उसका चेहरा थोड़ा गर्म कर दिया। अभी स्टेज पर वो जितनी बोल्ड थी, सेरेना अब उतनी ही शर्मिंदा थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके छोटे होंठ जो पहले आपस में भिचे हुए थे, उसका नाजुक चेहरा भी धीरे धीरे और लाल होने लगा। सेरेना अपने जूतों की नोक को घूरने लगी। अब और देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस आदमी को कोई शर्म नहीं थी, यहां तक कि मेन रोड के बीच में भी। एक लड़की को इस तरह कौन घूरता है? मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कुछ गलत था। मैं अपनी खुद की वाइफ को देख रहा था। यहां तक कि अमर लोग भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। मुझे बस डेस्टिनी शब्द महसूस हुआ। सेरेना ने आज जो कहा वो वाकई मेरे दिल को छू गया। ये डेस्टिनी ही थी कि मैं उसे प्यार करने के लिए यहां ट्रांसमिग्रेट होकर आया। सेरेना मेरी जलती हुई टकटकी को और सहन नहीं कर सकी। उसने अपना सिर उठाया और मुझ पर एक नजर डाली। बस यही एक नजर। मैं घबराकर पीछे हट गया। अजीब तरह से अपनी नाक को छूने लगा। इस तरह की सेरेना सच में अजय थी। उस एक नजर के फ्लर्ट में मारने की पूरी पावर थी। मुझे इस तरह देखकर सेरेना अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, लिली कहाँ है? मिया और मिस क्लेयर उसे वापस ले गईं। मैं अजीब तरह से मुस्कुराया। मुझे भी नहीं पता था कि क्यों। मैं अचानक सेरेना के साथ अकेला रहना चाहता था। जब उसके साथ अकेला होता हूं तो मेरा दिल बहुत शांत होता है।
सरीना ने धीरे से कहा। हूं। उसके गुलाबी गालों पर अब भी मुस्कान थी। वो मेरा इरादा साफ समझ गई थी। उसका छोटा महिला जैसा रूप बयां न करने लायक आकर्षक था। वैसे भी मैं पूरी तरह से गिर चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली, बमुश्किल अपने धड़कते दिल को दबाते हुए। मैंने आगे बढ़ने की पहल की। सरीना का गर्म छोटा हाथ पकड़कर मैं आगे बढ़ने लगा। हम दोनों बस इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चुपचाप टहलने लगे। स्ट्रीट लाइट्स ने हमारी परछाइयों को लंबा कर दिया। इस पल हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। गुड़ गुड़ चलते समय हम दोनों के बीच का शांत माहौल अचानक एक आवाज से टूट गया। सरीना के पहले से थोड़े मुड़े हुए छोटे होंठ खुल गए। उसने अविश्वास के साथ अपने पेट की तरफ देखा। इस पल उसके पेट ने निराश करने वाली आवाज की थी, जिससे सरीना जमीन में धंसने के लिए कोई दरार ढूंढना चाहती थी। बहुत शर्मनाक। सरीना ने अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं जोर से हंस पड़ा। हंसी रात में बहुत जोर से गूंजी, जब तक कि सरीना ने मेरा हाथ और जोर से नहीं दबाया। मैंने आखिरकार अपनी हंसी रोक ली। मेरी चमकती आंखें सरीना को देख रही थीं। ऐसी सरीना ही सबसे असली थी। हे, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ लेट नाइट स्नैक्स लेते हैं। सरीना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से सिर हिलाया, फिर मेरा हाथ पकड़कर पास की स्नैक स्ट्रीट की ओर चल दी। देर गर्मी की रात का मार्केट बहुत जीवंत था, खासकर इस तरह की स्नैक स्ट्रीट। एक छोटी सी सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हर तरह के स्नैक्स की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, जिससे हम दोनों का मन ललचाने लगा। सरीना ने लंच में ज्यादा कुछ नहीं खाया था। अब रात के 11:40 बज चुके थे। वो काफी समय से भूखी थी और अब इतनी सारी स्वादिष्ट स्नैक्स की खुशबू सूंघकर वो अपनी लार टपकने से नहीं रोक पा रही थी। ये सीन कुदरती तौर पर मेरी नजरों में आ गया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। उम्मीद नहीं थी कि सरीना भी इतनी बड़ी स्नैक लवर होगी। फिर तो उसने पहले काफी सहा होगा। इतना वक्त बीत गया था जब उसने आखिरी बार इन स्नैक्स का स्वाद चखा था। भीड़ के साथ चलते हुए हम दोनों स्नैक स्ट्रीट में दाखिल हुए। इस पल हम सड़क पर किसी आम जवान कपल की तरह थे। मैंने हर तरह के स्नैक्स खरीदे और अपने बगल में खड़ी स्नैक लवर को खिलाने लगा। चाहे पुरानी दुनिया हो या यहां, मैं बहुत कम बाहर घूमता था और सरीना के शॉपिंग पर जाने के मौके तो उंगलियों पर गिने जा सकते थे। एक वक्त था जब वो अनाथ थी। पढ़ाई के दौरान वो काम भी करती थी। ग्रेजुएशन के बाद वो एक सिंगर बन गई। उसके पास बाहर शॉपिंग के लिए और भी कम समय था। वो भूल चुकी थी कि पिछली बार वो इस तरह की नाइट मार्केट स्नैक स्ट्रीट पर कब आई थी। लेकिन इस पल उसे ऐसी स्नैक स्ट्रीट्स बहुत पसंद आ रही थीं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी थी। मिसाल के तौर पर अभी उसने कुछ कहा भी नहीं था, उसकी बादाम जैसी आंखें बस चमक उठी। वो सड़क किनारे ग्रिल्ड चिकन लेग स्टॉल की तरफ देख रही थी। मैं सीधा वहां चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरे हाथों में खुशबूदार ग्रिल्ड चिकन लेग्स की 2 स्टिक्स थीं। बस इतनी साधारण सी चीज से सरीना जानती थी कि खुशियां वाकई उसके पास आ गई हैं। इस एहसास ने उसके चेहरे की मुस्कान बनाए रखी। उसका दिल और भी ज्यादा गर्म हो गया। मैं भी इस तरह के समय का पूरा मजा ले रहा था। शायद इसे ही लोग डेटिंग कहते हैं। दूसरों की नजर में वो और मैं एक पुराने शादीशुदा कपल थे जिनकी शादी को सालों हो चुके थे, यहां तक कि एक बच्चा भी था। लेकिन हकीकत में हम एक नए डेटिंग कपल की तरह थे। बहुत सी चीजें पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे। हम दोनों बस इसी तरह आराम से स्नैक स्ट्रीट में टहल रहे थे। ये वो वक्त था जब सरीना ने सबसे ज्यादा खाया। उसने हर तरह के स्नैक्स थोड़े थोड़े ट्राई किए। जो कुछ भी वो खत्म नहीं कर पाई, वो सब मेरे पेट में गया। क्या वो सरीना है? इस पल उस शोर शराबे वाली स्नैक स्ट्रीट पर कोई अचानक हैरानी से चिल्लाया। पास के लोगों ने तुरंत पूछताछ शुरू कर दी। फौरन पूरी स्नैक स्ट्रीट पर ज्यादातर लोग इधर उधर देखने लगे, जब तक कि उन्होंने वो 2 जाने पहचाने चेहरे नहीं देख लिए। वे तुरंत जम गए। ओ मेरे भगवान, ये सच में सरीना और जेम्स रिवर्स हैं। सरीना उतनी ही खूबसूरत है जितनी टीवी पर दिखती है। वो चेहरा बिल्कुल गजब का है। जेम्स रिवर्स ने पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म किए होंगे। तुरंत ज्यादातर लोगों ने हम दोनों को पहचान लिया। यहां तक कि जो हमें नहीं पहचानते थे वे भी पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। पूरी स्नैक स्ट्रीट पर तुरंत अफरा तफरी मच गई। काफी लोग हमारी तरफ भीड़ लगाने लगे। ऐसी अफरा तफरी वाली स्नैक स्ट्रीट पर यह उनका पहला अनुभव था। एक लाइव सेलिब्रिटी को देखना जिसने मास्क या कोई भेष भी नहीं बदल रखा था। क्या उन्हें नहीं पता था कि वे इस वक्त कितने पॉपुलर हैं? सरीना और मैं भी घबराहट की स्थिति में आ गए। हम सच में कुछ देर के लिए इस बारे में भूल गए थे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हम में से कोई भी पहले इतना फेमस नहीं रहा था। हम भला कैसे सोच सकते थे कि हमें पहचान लिया जाएगा। अब जाकर हम दोनों ने देर से रिएक्ट किया। पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम दोनों के बारे में ही थे। ये अजीब होता अगर हमें पहचाना नहीं जाता। पहचाने जाने के बाद पूरी स्नैक स्ट्रीट पर अफरा तफरी मच गई, पूरी तरह से खलबली। चाहे वो लोग हों जो हमें जानते थे या वो जो सिर्फ मजे के लिए देख रहे थे, सब एक पल में हमारी तरफ उमड़ पड़े। ओ मेरे भगवान, रिएक्ट करते हुए मैं घबराहट में चिल्लाया। मैंने सरीना को पकड़ा जो अब भी नासमझी में स्नैक्स थामे खड़ी थी और दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से इस स्नैक स्ट्रीट के रास्ते घुमावदार थे और वहां बहुत से लोग थे।
मैं इधर उधर मुड़ा और जल्द ही पीछे आ रही बड़ी आर्मी से बच निकला। हम दोनों अब स्नैक स्ट्रीट के सेंटर से निकलकर किनारे पर आ गए थे। चोरों की तरह हमने मास्क पहन लिए। मैंने एक बेसबॉल कैप भी खरीदी और उसे सेरीना के सिर पर लगा दिया। जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो मैंने अपना पसीना पोंछा, बेबसी से सेरीना की तरफ देखते हुए जो अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आई थी। सेलिब्रिटी होना वाकई बहुत झंझट का काम है। मुझे तो डरा ही दिया था। बेसबॉल कैप के नीचे सेरीना की आंखें झपकीं। उसने अपने चेहरे पर लगे मास्क को छुआ, फिर अपने हाथ में मौजूद स्नैक्स को ऊपर उठाया। अब इस तरह नहीं खा सकती। उसकी आवाज थोड़ी दुखी थी। मैंने आह भरी। क्यों ऐसा लग रहा था कि ये औरत और भी ज्यादा पागल होती जा रही है। अब भी वो सिर्फ खाने के बारे में सोच रही थी। लाओ, मैं इन्हें तुम्हारे लिए पैक कर देता हूं। हम खाने के लिए कोई शांत जगह ढूंढ लेंगे। सेरीना ने अपने हाथ में मौजूद स्नैक्स को देखा और एक पल के लिए सोचा। तभी उसने हिचकिचाहट के साथ स्नैक्स मुझे थमा दिए। उसकी आंखें लगातार उन्हें ही घूर रही थीं, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने एक पल के लिए भी ध्यान हटाया तो मैं चुपके से एक बाइट ले लूंगा। हार मानकर मैंने बचे हुए स्नैक्स को पैक किया, फिर अपनी जेब से टिश्यू निकाले। सहजता से सेरीना का छोटा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसके हाथ पर लगे तेल के दाग पोंछने लगा। चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे ही हैं, मैंने पोंछते हुए धीरे से कहा। सेरीना खाली नजरों से मुझे देख रही थी। मैं कितना जेंटल था। उसकी आंखों के कोने नम होने से नहीं रह सके, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसी चमक उठी जिसे छिपाना मुश्किल था। चलो, मैंने एक पल के लिए गौर किया। जब मैंने देखा कि वो कोमल छोटा हाथ साफ हो चुका है तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। सेरीना ने अपना सिर झुका लिया, आंखें बंद करके मेरे पीछे पीछे चलने लगी जब तक कि हम दोनों पहुंच नहीं गए। एक शॉपिंग मॉल के सामने वाले प्लाजा में मैंने सेरीना को एक बेंच पर बैठने के लिए खींचा और अभी भी गर्म स्नैक्स सेरीना को थमा दिए। अब तुम शांति से खा सकती हो। सेरीना ने सिर हिलाया। उसने मेरे हाथ से स्नैक्स लिए, अपना मास्क हटाया और छोटे छोटे बाइट्स लेकर खाने लगी। मैंने अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखकर अपना सिर पीछे झुका लिया और तारों भरे आसमान की तरफ देखने लगा। इस दुनिया का तारों भरा आसमान वाकई बहुत खूबसूरत था, भले ही आधी रात हो चुकी थी। आसमान में चांद अब भी जमीन को रोशनी से चमका रहा था। बस एक पल में सेरीना ने सारे स्नैक्स खत्म कर दिए। मैंने उसका मुंह पोंछने के लिए एक टिश्यू आगे बढ़ाया। सेरीना ने अपने होंठ सिकोड़े और टिश्यू ले लिया। उसे लगातार लग रहा था कि मैं उसका ख्याल रख रहा हूं, जैसे लिली का ख्याल रखते हैं। जब उसने मुंह पोंछना खत्म किया और ऊपर देखा तो इत्तेफाक से उसकी नजर शॉपिंग मॉल के ऊपर लगे एक विशाल मूवी थिएटर साइन पर पड़ी। सेरीना की आंखें अचानक चमक उठीं। चलो एक मूवी देखने चलते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? और मैंने अपना सिर खुजलाया। पहले ही इतनी देर हो चुकी थी, क्या वापस न जाना ठीक होगा? लेकिन सेरीना की आंखों में उम्मीद वाली चमक देखकर मेरा दिल तुरंत पिघल गया। मैं खड़ा हो गया और मूवी थिएटर की तरफ इशारा किया। चलो चलते हैं। सेरीना का चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा। वो बहुत लंबे समय से मूवी थिएटर जाकर मूवी देखना चाहती थी, बस उसे कभी मौका नहीं मिला। अब वो आखिरकार जा सकती थी, और वो भी मेरे साथ। जब हम दोनों मूवी थिएटर पहुंचे तो इत्तेफाक से आखिरी शो शुरू होने ही वाला था। इसने सेरीना को मन ही मन खुश कर दिया। अगर वे थोड़ी और देर से आते तो क्या आज इसे मिस नहीं कर देते? हम दोनों ने जल्दी से टिकट्स खरीदे और अंदर चले गए। शायद इसलिए क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। थिएटर में ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ इधर उधर बैठे कपल्स थे। सीट्स काफी छिपी हुई थीं। सेरीना और मैंने बहुत सहजता से स्क्रीन के सामने वाली सेंटर पोजीशन खरीदी क्योंकि वहां ज्यादा लोग नहीं थे। हम दोनों ने बहुत नेचुरली अपने मास्क हटा दिए। इस पल लाइट्स भी बंद हो गईं। मूवी शुरू हुई। ये एक यूथ रोमांस फिल्म थी। मुझे इसे देखना काफी बोरिंग लगा। मैं असल में इस तरह की मूवीज नहीं देखता था। सेरीना बड़े ध्यान से देख रही थी। मुझे सेरीना का सीरियस चेहरा देखना ज्यादा पसंद आ रहा था, खासकर जब मूवी बीच में पहुंची। जब प्लॉट में मेल और फीमेल लीड्स एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे थे तो मैंने साफ देखा कि सेरीना का खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे गुलाबी पड़ रहा था। उसकी पलकें भी अनजाने में फड़फड़ा रही थीं। फिर उसने अचानक अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मुझे चोरी छिपे उसे देखते हुए पकड़ लिया। सेरीना तुरंत घबरा गई। उसका प्यारा चेहरा और भी लाल हो गया। ये आदमी मूवी नहीं देख रहा था, वो उसे क्यों देख रहा था? मैं मुस्कुराया। वाकई इस तरह की मूवी लड़कियों के देखने के लिए ज्यादा सूटेबल थी। वे फिल्मों से ज्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। सेरीना भी कोई अपवाद नहीं थी। डोमेस्टिक यूथ रोमांस फिल्मों के एंडिंग हमेशा बहुत अच्छे नहीं होते थे। वाकई आखिर में मेल और फीमेल लीड्स का ब्रेकअप हो गया। मूवी खत्म हुई। थिएटर की लाइट्स जल गईं। मैंने साफ देखा कि सेरीना की आंखें थोड़ी लाल थीं। औरतें कुदरती तौर पर इमोशनल होती हैं। मेरे लिए इस तरह की मूवी का उतना इम्पैक्ट नहीं था जितना सेरीना की एक झलक का था। जब मैं सेरीना का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा तो हमने उस कोने वाले कपल को देखा जो अब भी एक दूसरे को बड़े प्यार से गले लगाए हुए थे। ये सीन देखकर सेरीना का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया और मैंने बेशर्मी से एक बार फिर देखा। मुझे ऐसी जवानी से काफी जलन हो रही थी जो आग की तरह पैशनेट थी। हम दोनों मूवी थिएटर से बाहर आए। मैं महसूस कर सकता था कि सेरीना का हाथ थोड़ा पसीने से गीला था।
वह नर्वस थी। मैंने चांदनी रात में चुपचाप उसकी प्रोफाइल को देखा। वो इतनी खूबसूरत थी, ये सब हकीकत नहीं लग रहा था। वाकई, यहां तक कि उसके कान भी लाल थे। हम दोनों बस उसी तरह चांदनी के नीचे टहलते रहे। किसी ने भी पहले बात नहीं की। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं इस वक्त सेरीना के शर्मीले रूप का मजा ले रहा था और सेरीना बस शर्मिंदा थी। आखिरकार मैंने ही उसके मुलायम, बिना हड्डियों वाले छोटे हाथ को धीरे से दबाया और पहले बात की, इतनी नर्वस मत हो, मैं तुम्हें खाने नहीं जा रहा हूं। यह सुनकर सेरेना तुरंत और भी ज्यादा नर्वस हो गई। खाने का क्या मतलब था? वो क्या करना चाहता था? उसने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं। उसकी नजरों में घबराहट की एक झलक थी। ये जरूरत से ज्यादा नर्वस होना था। उसे इस तरह देखकर अचानक मेरा उसे छेड़ने का मन हुआ। इंपल्स में आकर मैं अचानक रुक गया और चलती हुई सेरेना को अपनी ओर खींचा। खींचे जाने पर सेरेना अचानक लड़खड़ा गई। घबराहट में उसके दोनों हाथ मेरे सीने पर टिक गए। उसने कंफ्यूजन में अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुझे देखने लगी। अगले ही पल मेरा चेहरा अचानक उसके करीब आ गया। सेरेना अपने छोटे से चेहरे पर मेरी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। सेरेना दंग रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए उसकी धड़कनें भी जैसे आधी सेकंड के लिए रुक गईं। मैंने देखा कि उसका गोरा गुलाबी चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने उसकी आंखों में अचानक घबराहट चमकते देखी। मासूमियत। मैंने उसके छोटे से होठों को हल्का सा हिलते देखा। उसने अपनी लार तक निगली। बहुत ही क्यूट। साथ ही ये रूल्स के भी खिलाफ था। मैं तो सिर्फ उसे चिढ़ाना चाहता था। इस तरह चौंक जाने से मेरा दिल तुरंत हार गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने पूरी तरह से अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने का फैसला किया। मैंने सीधे अपना सिर झुकाया और धीरे से उसके चेहरे पर एक किस किया। सेरेना ने अब तक अपनी आंखें बंद कर ली थीं। फिर उसने अपने चेहरे पर एक गर्माहट महसूस की। उसके बाद उसने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन कोई और हलचल नहीं हुई। सेरेना ने चुपके से अपनी आंखें खोली। मैं उसे एक चमकीली मुस्कान के साथ देख रहा था। बहुत ही एनोइंग, ये बुरा इंसान। सेरेना ने मेरे सीने पर हाथ टिकाए और मुझे जोर से धक्का दिया। वो गुस्से में मुड़ी और वहां से चल दी। पीछे की ओर धकेले जाने और लड़खड़ाने के बाद मैंने अपना सिर खुजलाया और जल्दी से उसके पीछे भागा। सेरेना आगे चल रही थी। उसके छोटे कदम थोड़े तेज थे। मुझे उसे पकड़ने के लिए लंबे कदम बढ़ाने पड़े। वो गुस्से में थी। चिढ़ाना एक पल के लिए मजेदार था, अब अपनी वाइफ को मनाना भारी पड़ रहा था। सेरेना ने मुझे इग्नोर किया। हे, मैं वाकई खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन सेरेना ने फिर भी मुझे इग्नोर किया। उसके छोटे कदम और भी तेज हो गए। मैं सिर्फ एक उदास चेहरे के साथ सेरेना के पीछे चलता रहा। हम दोनों काफी देर तक एक आगे और एक पीछे चलते रहे। सेरेना ने भी नहीं देखा कि मैंने उसे पकड़कर वापस खींचा हो। फिर वो और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसे पहले पता क्यों नहीं चला कि मैं इतना स्टूपिड था। वाकई बयान न करने लायक स्टूपिड। स्टेडियम के बाहर पार्किंग लॉट तक पैदल चलकर सेरेना ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। मैंने जल्दी से 3 कदम 2 बार में लिए और उसका पीछा किया। पैसेंजर सीट पर बैठते ही सेरेना का चेहरा अब भी ठंडा था। उसने हैंडब्रेक हटाया, कार स्टार्ट की और एक स्मूथ मोशन में चल दी। कार निकल गई। 20 मिनट बाद कार अपार्टमेंट पहुंची। मैंने सेरेना को अपार्टमेंट में जाते हुए देखा, जिसने मुझे दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया। मिया अपार्टमेंट के अंदर से बाहर आई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सेरेना को लाल चेहरे के साथ देखा, जो गुस्से में बेडरूम की तरफ जा रही थी। मिया अभी दरवाजे तक ही आई थी। जब उसने मुझे मास्क पहने हुए एक दर्दनाक एक्सप्रेशन के साथ देखा तो मिया ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने सेरेना को फिर से बुली किया? मेरी आंखें इधर उधर होने लगीं। नहीं, मैंने नहीं किया। मेरी इस गिल्टी शक्ल को देखकर मिया को और भी ज्यादा यकीन हो गया। बहुत बढ़िया, सेरेना ने अभी सबके सामने तुम्हारे लिए अपने प्यार का कन्फेशन किया है और तुमने उसे फिर से बुली किया? क्या तुम इंसान भी हो? मिया साफ तौर पर गुस्से में थी। उसे सेरेना ने मुझे इस तरह प्रोटेक्ट किया था, मैं भला उसे अब भी कैसे बुली कर सकता था? ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने सफाई देने के लिए जल्दी जल्दी हाथ हिलाया, अपना सिर खुजलाते हुए उसे रफली सारी सिचुएशन बताई। मिया की आंखें सुनते ही फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे, लेकिन मेरा चेहरा नकली नहीं लग रहा था। मिया को सेरेना के चेहरे की वो गुलाबी लाली याद आई। तब जाकर उसे मेरी बातों पर यकीन हुआ। फिर उसने एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। जाओ, मौका मिला था और तुम अब भी यूजलेस हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि सेरेना का एंगर पॉइंट क्या है। होपलेस। मिया को सच पता चल चुका था। वो थोड़ी बेबस थी। उसने इस सुअर जैसे बेवकूफ आदमी के साथ और माथापच्ची न करने का फैसला किया। वो मुड़ी और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जाते हुए मैंने अपने सामने बंद दरवाजे को देखा। मैंने आह भरी, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे नहीं चिढ़ाता। अब देखो क्या हो गया। मैं मुड़ा और अपना सिर पीटा। बिल्कुल निराश दिख रहा था।
मैं जाने ही वाला था। मेरे पीछे अपार्टमेंट का दरवाजा अचानक फिर से खुला। हाँ, फिर एक कार की चाबी मेरे हाथ में थमा दी गई। चाबी में अभी भी थोड़ी गर्माहट थी। मैंने अपना सिर घुमाया और सेरेना का प्यारा चेहरा देखा। उसके छोटे होंठ भिंचे हुए थे। डम्मी, क्या तुम पैदल वापस जाने का सोच रहे थे? मैं मुस्कुराया। मैंने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। उसका मुझ पर ध्यान देना ही काफी था। फिर मैंने सावधानी से पूछा, मुझे इस तरह देखकर अभी भी गुस्सा हो? सेरेना अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सिली, लेकिन काफी क्यूट भी। बस थोड़े अनरोमांटिक हो। मैं कभी गुस्सा नहीं थी। सेरेना ने अपने होंठ सिकोड़े और मेरी तरफ एक नजर डाली, जैसे कह रही हो, क्या सभी औरतें इतनी बदलने वाली होती हैं? तो फिर वो अभी इतना गुस्सा करना और मुझे इग्नोर करना क्या था? कोई भूत? भले ही मैं स्टूपिड था, लेकिन मैं इस पल ये शब्द नहीं कहूंगा। मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। सही सही सही। नाराज नहीं हो, मैंने गलत देखा। अब उसके साथ और उलझना नहीं चाहती थी। सेरेना ने मुझे एक नजर देखा और वापस अपार्टमेंट में चली गई। मैं मुस्कुराया, कार की चाबी पकड़ी और आराम से निकल गया होटल पहुंचने तक। जब मैंने नहाना खत्म किया और अभी बिस्तर पर लेटा ही था, मुझे सेरेना का एक इंस्टाग्राम मैसेज मिला। गुड नाइट। मेरे होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। मैंने भी एक सेंटेंस में रिप्लाई दिया, माई लेडी गुड नाइट। अगली सुबह जल्दी मैं कार चलाकर अपार्टमेंट पहुंच चुका था। आज मुझे नन्ही लिली को वापस रिवरसाइड सिटी ले जाना था। आने के समय बुक की गई राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट्स आज के लिए ही थीं। मेरा स्टे एट होम डैड वाला जीवन जारी रहेगा। मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड था। तो ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद ग्रुप एयरपोर्ट पहुंच गया। सेरेना ने थोड़ी देर नन्ही लिली को प्यार किया। जब लगभग समय हो गया तभी उसने छोटी बच्ची को मुझे थमाया। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। मैं भी कुछ कम उदास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सेरेना का छोटा हाथ थामा और धीरे से कहा, वापस जाओ। अक्सर घर पर कॉल करना याद रखना। साथ ही अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए। छिपाना मत, समझी? सेरेना ने सिर हिलाया। मैंने धीरे से उसका छोटा हाथ दबाया। उसके बाद ही हिचकिचाहट के साथ उसे छोड़ा। अब मैं जा रहा हूं, मैंने लिली को गोद में उठाते हुए कहा। मैं मुड़ा और कॉरिडोर की तरफ चलने लगा। रुको। अचानक एक खुशबूदार हवा का झोंका पास आया। मैं बस मुड़ा ही था जब लिली और मुझे सेरेना की तरफ से अपने चेहरों पर किस मिला। फिर सेरेना 2 कदम पीछे हट गई। उसने अपने होंठ सिकोड़े। जाओ अब। मैं धीरे से मुस्कुराया, सेरेना के प्यारे चेहरे को देखते हुए। मैंने हाथ हिलाया। अब से इस फानी दुनिया का धुआं और आग, दूर दराज के पहाड़ और नदियां, ऐसा कुछ नहीं जो तुम न हो। सब कुछ तुम ही हो। बाकी की जिंदगी के लिए नदियां और समंदर, बाकी की पूरी लाइफ बस तुम्हारे नाम। प्लेन सुबह 11 बजे रिवरसाइड सिटी पहुंचा। इतने समय बाद घर वापसी। मैंने पहले ऊपर से नीचे तक घर साफ किया, फिर लंच बनाया, तब जाकर मैंने आराम किया। पेट भर खाने पीने के बाद बाप बेटी हमेशा की तरह बहुत नेचुरली सोफे पर गारफील्ड वाले पोज में पसर गए। बस यही कह सकते हैं, जैसा बाप वैसी बेटी। मुझे भी नहीं पता था कि कब से नन्ही लिली ने मेरा ये लेटने का तरीका सीख लिया था और इसकी परफेक्ट नकल की थी। मुझे कॉपी कर रही नन्ही लिली को देखकर मैं फिर से सीधा बैठ गया। मुझे अचानक एक बहुत जरूरी बात याद आई। वो ये कि नन्ही लिली अब 3 साल की हो चुकी थी। उसे किंडरगार्टन जाने की जरूरत थी और किंडरगार्टन सितंबर में शुरू होता था। अभी भी 1 महीना बचा था। मुझे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एक किंडरगार्टन ढूंढना था। ये सोचकर मैंने नन्ही लिली की तरफ देखा जो सोफे पर बिल्कुल सीधी बैठ गई थी। लिली, क्या तुम्हें पता है किंडरगार्टन क्या होता है? लिली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। उसने एक पल के लिए ध्यान से सोचा। उसने मेरी तरफ सिर हिलाया। मुझे पता है, किंडरगार्टन एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे छोटे छोटे दोस्त होते हैं। लिली ने इसे टीवी पर देखा था। मैं मुस्कुराया। मैंने छोटी बच्ची का सिर सहलाया। लिली बहुत स्मार्ट है। तो क्या लिली किंडरगार्टन जाना चाहती है? इस बार लिली ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी छोटी सी भौहें सिकोड़ी और काफी देर तक सोचा। उसकी बड़ी आंखें बस मुझे घूरती रहीं। मैंने सोचा, छोटी बच्ची किंडरगार्टन जाने के लिए बहुत रेजिस्टेंट थी। फिर वो बोली, लिली जाना चाहती है, लेकिन लिली डैडी को छोड़कर नहीं रह सकती। मैंने नन्ही लिली को सीरियसली देखा। मैंने उसे गोद में उठाया। किंडरगार्टन जाने के बाद भी तुम डैडी को रोज देख सकती हो। डैडी लिली को हर रोज स्कूल छोड़ेंगे और स्कूल के बाद लिली को पिक करेंगे। किंडरगार्टन में लिली के साथ खेलने के लिए बहुत सारे छोटे दोस्त भी हैं। वहां टीचर्स भी हैं जो लिली को नर्सरी राइम सिखाएंगे। अगर तुम अच्छी बच्ची बनी तो तुम्हें छोटे लाल फूल भी मिलेंगे, मैंने धैर्य से कहा। लिली की मौजूदा पर्सनालिटी और रहने की आदतें ज्यादातर मेरी और सेरेना की टीचिंग से आई थीं। लेकिन मुझे पता था कि आखिरकार मैंने कोई सिस्टमैटिक एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मेरी बातें सुनकर वो स्कूल के टीचर से मुकाबला नहीं कर सकती थी। तभी लिली ने अपना छोटा सिर हिलाया। तो फिर लिली किंडरगार्टन जाना चाहती है? बहुत अच्छे। फिर डैडी लिली के लिए एक बहुत अच्छा किंडरगार्टन ढूंढेंगे। मैं मुस्कुराया और नन्ही लिली का सिर सहलाया, फिर उसे वापस सोफे पर बिठा दिया। तब मैंने अपना फोन उठाया ताकि पास के किंडरगार्टन सर्च कर सकूं। फिर मुझे पता चला कि किंडरगार्टन रजिस्ट्रेशन सब खत्म हो चुके थे। रजिस्ट्रेशन जुलाई में ही बंद हो गया था। मैंने अपना सिर खुजलाया। अब क्या किया जाए? उस समय मैं ट्रांसमिग्रेट नहीं हुआ था।
असली मालिक वो कमीना, उसने भी पहले इस इशू के बारे में नहीं सोचा था। कोई रास्ता नहीं था, मैं सिर्फ ऑनलाइन सर्च करना जारी रख सकता था, ये देखते हुए कि पास का कौन सा किंडरगार्टन अच्छा था। आखिरकार मैंने पास का एक किंडरगार्टन चुना जिसका नाम रिवरसाइड ब्लॉसम था। इस किंडरगार्टन की ऑनलाइन रेटिंग्स बहुत हाई थी, इसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी थी, खासकर पेरेंट्स ने इसे काफी हाई रेट किया था। घबराहट भरे दिल के साथ मैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और लिली को कार से रिवरसाइड ब्लॉसम किंडरगार्टन ले गया। ये जगह वाकई हमारे रहने की जगह से ज्यादा दूर नहीं थी, कार से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मैंने जल्दी से गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की। मैं आसानी से रिवरसाइड ब्लॉसम किंडरगार्टन के एडमिशन ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में लगभग 40 साल की सिर्फ 2 फीमेल स्टाफ मेंबर्स बैठी बातें कर रही थीं। मैंने दरवाजा खटखटाया, दोनों ने एक साथ अपना सिर घुमाया और दरवाजे पर मेरी तरफ देखा। उनमें से एक तुरंत खड़ी हो गई। उसने शालीनता से पूछा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? दूसरी वाली मेरे चेहरे को घूर रही थी और उसने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। उसे लगातार लग रहा था कि ये आदमी कहीं देखा देखा सा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन था। नन्ही लिली इस पल अभी भी अजनबियों से थोड़ा डर रही थी। उसने मेरी टांग पकड़ ली और मेरे पीछे छिप गई। मैंने भी शालीनता से जवाब दिया। मेरे चेहरे पर थोड़ा शर्मिंदगी भरा एक्सप्रेशन था। हेलो, बात ऐसी है कि मेरी लापरवाही की वजह से मैं जून में अपने बच्चे का किंडरगार्टन रजिस्ट्रेशन करना भूल गया। वो इस साल पहले ही 3 साल की हो चुकी है। क्या आप देख सकते हैं कि क्या अभी भी कोई स्पॉट्स खाली हैं? जो महिला खड़ी हुई थी उसने अपना सिर हिलाया। उसने ऐसे कई लापरवाह पेरेंट्स देखे थे और रिवरसाइड ब्लॉसम जैसे किंडरगार्टन की तो बात ही अलग थी जिसकी इतनी अच्छी रेप्यूटेशन थी। अभी मुझे डर है कि आम किंडरगार्टन में भी कोई स्पॉट्स नहीं बचे होंगे। हालांकि हर किंडरगार्टन कुछ स्पेशल स्पॉट्स रिजर्व रखता है, बस किसी इमरजेंसी के लिए। लेकिन वो देख सकती थी कि मैं साफ तौर पर उस कैटेगरी में नहीं आता था। मुझे माफ करना सर, हमारे स्पॉट्स पहले से ही फुल हैं, उसने अफसोस भरे एक्सप्रेशन के साथ मुझसे कहा। यह सुनकर मैं थोड़ा निराश हुआ। मेरे पीछे नन्ही लिली ने भी इस पल अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसकी बड़ी मासूम आंखें इधर उधर देख रही थीं। उसने इस जगह को सिर्फ टीवी पर देखा था। वो यहाँ की हर चीज को लेकर बहुत क्यूरियस थी। लिली, क्या तुम छोटी प्रिंसेस लिली हो? जो स्टाफ मेंबर बैठी थी उसने जैसे ही नन्ही लिली को देखा वो अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज अपनी एक्साइटमेंट नहीं छिपा सकी। अभी मुझे देखकर उसे लगा था कि मैं जाना पहचाना हूं, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। पर लिली को देखते ही उसने उसे तुरंत पहचान लिया। उसका एक बेटा था। वो और उसका बेटा दोनों लिली के फैंस थे। वो लिली की मॉम फैन थी। जो स्टाफ मेंबर खड़ी थी उसने ये सुना और एक पल के लिए जम गई। वो बुदबुदाई, लिली। फिर उसने अपनी नजर नन्ही लिली पर डाली। उसकी आंखें भी अचानक चमक उठीं। मां होने के नाते वे मुझे नहीं जानती थीं, लेकिन वे लिली रिवर्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थीं। ये सच में नन्ही प्रिंसेस लिली है, मेरी नन्ही डार्लिंग, बिल्कुल वैसी ही क्यूट जैसी ऑनलाइन दिखती है। मैं भी उन 2 लोगों के इस अचानक रिएक्शन से चौंक गया। मैंने अपना सिर खुजलाया। तो ये दोनों लिली की फैंस थीं। ऑनलाइन लिली की मॉम फैंस के बारे में मैं काफी जानता था। वे सब लिली को नन्ही पुकारते थे। नन्ही प्रिंसेस लिली। लिली ने देखा कि 2 लोग उसे चमकती आंखों से देख रहे हैं और उसका नाम पुकार रहे हैं। पहले तो उसने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा और जब मैंने उसे हौसला देने वाली नजरों से देखा तो वो आखिरकार मेरे पीछे से बाहर निकल आई। हेलो आंटी। ये वही था जो मैं आमतौर पर उसे सिखाता था। जब भी लोगों से मिलो उनका अभिवादन करो। हेलो स्वीटी, मुझे तुम्हें छूने दो। वाह वाह वाह, मुझे सच में नन्ही प्रिंसेस लिली से मिलने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूं। दोनों वहीं घुटनों के बल बैठ गईं। एक ने लिली के बालों को छुआ, एक ने लिली के नन्हे गालों को थपथपाया, जिससे लिली ने अपनी प्यारी सी भौहें सिकोड़ लीं। इसी पल उनमें से एक ने अचानक ऊपर देखा। हेलो मिस्टर रिवर्स, क्या आप यहां एक पल के लिए इंतजार कर सकते हैं? मैं अपनी प्रिंसिपल को फोन करके पूछती हूँ। मुझे लगता है कि हमारी प्रिंसिपल भी लिली रिवर्स को अपने स्कूल में एडमिशन देकर बहुत खुश होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और एक लंबी आह भरी। तो लिली इतनी अमेजिंग थी। उसकी मॉम फैंस तो किसी साधारण सेलिब्रिटी फैन से भी ज्यादा उत्साही थी। और इस तरह एक स्टाफ मेंबर प्रिंसिपल को फोन करने के लिए जल्दी से एक तरफ चली गई। दूसरी अभी भी लिली को निहार रही थी, बस उसे छोड़ ही नहीं पा रही थी। और मैं पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति बन गया था। कुछ ही देर बाद उस स्टाफ मेंबर ने अपना कॉल खत्म किया। वो एक खुशमिजाज एक्सप्रेशन के साथ वापस आई। मिस्टर रिवर्स, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लाए हैं ना? मैं अभी आपके लिए स्पॉट एंटर कर देती हूँ। थैंक यू। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए जल्दी से सिर हिलाया और अपने हाथ के सारे डॉक्यूमेंट्स उसे थमा दिए। आने से पहले मैंने ऑनलाइन सर्च किया था कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। स्पॉट को जल्दी ही सफलतापूर्वक एंटर कर दिया गया। स्टाफ मेंबर ने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। फिर नन्ही लिली का सिर सहलाया और कहा, सब हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रहा। मिस्टर रिवर्स, कृपया अपना फोन चालू रखिएगा। हमारी टीचर बच्चे से मिलने और उसकी सिचुएशन के बारे में जानने के लिए होम विजिट का एक समय तय करेंगी। मिस्टर रिवर्स, बस धैर्य से इंतजार करें। साथ ही हमारा स्कूल 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार मिस्टर रिवर्स याद रखिएगा कि भूल न जाए। मैंने डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और जल्दी से उनसे हाथ मिलाया।
जी जी, तकलीफ के लिए सच में बहुत माफी चाहता हूँ। मैं ध्यान रखूंगा। सब कुछ हो गया। तभी मैं उन दो स्टाफ मेंबर्स की हिचकिचाहट भरी नजरों के बीच लिली का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। किंडरगार्टन के गेट से बाहर निकलने के बाद मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। मैं तो बस कोशिश करने के इरादे से आया था। उम्मीद नहीं थी कि यह वाकई सफल हो जाएगा। इसके अलावा किंडरगार्टन एनरोलमेंट से पहले एक होम विजिट भी होनी थी। ये मुझे पहले नहीं पता था। ये सोचकर मैं फिर से थोड़ा नर्वस हो गया। पहली बार पिता बना हूं। मेरे बच्चे की पहली टीचर हमारे घर आने वाली थी। मैं थोड़ा चिंतित था। हालांकि पेरेंट्स के लिए यह सब एक जरूरी रास्ता था। मैं बस अपने दिल की घबराहट को दबाने की कोशिश कर सकता था और लिली को लेकर घर आ गया। अब मेरे पास बहुत सारे काम थे। लिली के किंडरगार्टन जाने की तैयारियां, सरीना के अगले कंपटीशन मैच के लिए गाना, और डेरेक को चाहिए था वो कंप्लीट एनिमे कॉन्सेप्ट। इन सभी चीजों को मुझे तैयार करना था। एक ट्रांस माइग्रेटर होने के बावजूद मुझे थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। मैं भाग दौड़ में व्यस्त था, लेकिन खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक था। सब कुछ काफी स्मूथ चल रहा था और इस पल मेट्रो सिटी के आसमान से हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। मूनराइज होटल में ब्रैडली पियर्स एक फैशनेबल ड्रेस पहने हुए महिला के साथ डिनर कर रहा था। इस महिला के लंबे वेवी बाल थे। अभी वो बहुत एलिगेंट तरीके से अपना वाइन ग्लास घुमा रही थी। एक छोटा सा घूंट लेकर उसने धीरे से उसे टेबल पर रख दिया। डायरेक्टर पियर्स, मैं आज जहां भी हूं आपकी उस समय की प्रमोशन की वजह से हूं, लेकिन आप जो अभी मांग रहे हैं उसे करना आसान नहीं है। हालांकि उसकी उम्र 30 के आसपास थी जब उसकी आवाज निकली। इसमें एक अजीब सी मिठास भरी थी। हालांकि ब्रैडली पियर्स को उसका यह नखरे वाला टोन साफ तौर पर पसंद आ रहा था। यहां तक कि जिस तरह से वो उसे देख रहा था उसमें एक कीमती एहसास छिपा था। बेला, चिंता मत करो, मैंने पहले ही विलियम बार्न्स से बात कर ली है। अगर अगले मैच में सेरीना की अपोनेंट वाकई डायना होती है तो वो डायना को वोट देगा। साथ ही तुम्हारा वोट तो समझो काम पक्का है। ब्रैडली पियर्स के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। वो अंदर ही अंदर थोड़ा गर्व भी महसूस कर रहा था। जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए ही काम करेंगे। वे उसके जैसे कैपिटलिस्ट के साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में कुल 4 जजेस थे। उसने उनमें से 2 को पहले ही मना लिया था। अब जब तक बेला समर्स राजी हो जाती, सेरीना अगला मैच पक्का हार जाती। बेला समर्स ने ब्रैडली पियर्स का ऐसा एटीट्यूड देखा। उसने अपनी फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। भले ही आपने विलियम बार्न्स को मना लिया हो, मेरा वोट जोड़कर भी सिर्फ 2 वोट ही होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि काम पक्का है? ब्रैडली पियर्स के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने अपनी नाक पर चढ़े गोल्ड रिम्ड चश्मे को ठीक किया। क्या होगा अगर हम नेथन हार्पर का वोट भी जोड़ दें? नेथन हार्पर, वो ईमानदार बंदा? ये कैसे मुमकिन है? बेला समर्स ने भौहें सिकोड़ी। अगर कोई और होता तो शायद वो यकीन कर लेती, लेकिन नेथन हार्पर की बात सुनकर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। ब्रैडली पियर्स रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। उसने बेला समर्स के लिए एक और ग्लास वाइन डाली और खुलकर हंसने लगा। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मदद करोगी या नहीं। बेला समर्स ने एक पल के लिए सोचा। ब्रैडली पियर्स के पक्की जीत वाले चेहरे को देखते हुए उसने अपना ग्लास फिर से उठाया। उसने एक हल्का घूंट लिया और ब्रैडली पियर्स से कहा, चीयर्स। ब्रैडली पियर्स का चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा। चीयर्स। खाने के बाद ब्रैडली पियर्स ने भारी मन से बेला समर्स को उसकी कार तक छोड़ा और उसे जाते हुए देखा। वो अब एक पॉपुलर फीमेल स्टार थी। उसे पहले की तरह मामूली तौर पर ऑर्डर नहीं दिया जा सकता था। इससे ब्रैडली पियर्स को थोड़ा खालीपन महसूस हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपनी निराशा छिपाई। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान फैल गई। अब न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में 4 जजेस थे। उसने उनमें से 3 से सेटिंग कर ली थी। अगर सेरीना डायना से मिलती है तो उसके पास जीतने के लिए क्या बचेगा? क्या उसे वाकई लगता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी साफ सुथरी है? ना समझ। इसके अलावा उसने म्यूजिक के गॉडफादर मार्कस वू को भी इनवाइट किया था कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर डायना के लिए म्यूजिक लिखें। उस वक्त उसे इस बात का डर नहीं था कि ऑडियंस इसे पसंद नहीं करेगी। जहां तक मार्कस वू के पिछली बार मुझसे हारने की बात थी, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मार्कस वू ने इस बार उससे खुद वादा किया था, इस बार का गाना बहुत अच्छा होगा। वैसे भी पिछली बार पूरी तरह से रेबेका की नालायकी थी। ये मार्कस वू से इसका बहुत कम लेना देना था। जब सारे लोग और मामले सेट हो गए तो ब्रैडली पियर्स शान से अपनी कार में बैठा और स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की ओर चल दिया। मुझे स्वाभाविक रूप से इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं उस वक्त एक साथ ऑनलाइन एनिमे कॉन्सेप्ट लिखने के तरीके खोज रहा था। एक मोटी नोटबुक में अंडर 1 पर्सन की कहानी लिखते समय भले ही मुझे यह एनिमे साफ तौर पर याद था, लेकिन जब इसे लिखने की बात आई तो मुझे यह बहुत मुश्किल लगा। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी सीन डिस्क्रिप्शन, ट्रांजिशन और किरदारों की पर्सनैलिटी और डायलॉग लिखने में हो रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा करके अपना दिमाग खपाना पड़ रहा था। मेरे जैसे इंसान के लिए जो प्रोफेशनली नहीं लिखता, यह बेहद कठिन काम था। यहां तक कि एक छोटे से किरदार के बारे में भी मुझे शब्दों में बयां करने से पहले काफी देर तक सोचना पड़ता था। हालांकि यह अभी भी आम लोगों की तुलना में बहुत तेज था। आपको पता होना चाहिए
कि आम लोगों को एक कॉन्सेप्ट लिखने के लिए कम से कम लंबे समय के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जीरो से शुरुआत करना और दिग्गजों के कंधों पर खड़े होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें थीं। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा अर्जेंट भी नहीं था। लिखने के बाद मुझे इसे ड्रॉ करने के लिए एक आर्टिस्ट को भी ढूंढना था, तभी इसे एक एनिमे बनाया जा सकता था। मेरी मौजूदा स्पीड को देखते हुए मुझे विश्वास था कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में मैं अंडर 1% के सीजन 1 को पूरी तरह से लिख लूंगा। मेरे पास सरीना के गाने के लिए भी आइडियाज थे। ये तब हुआ जब मैंने आज सरीना को वीडियो कॉल किया। मुझे अचानक एक गाना याद आया, एक ऐसा गाना जो खासतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस लव के लिए लिखा गया था। मैं जानता था कि जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ेगा ये और भी कठिन होता जाएगा। अगर मैंने कुछ ट्रम्प कार्ड्स नहीं खेले तो शायद बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। मुख्य रूप से सरीना का फाउंडेशन अभी भी बहुत कमजोर था। दूसरे स्थापित सिंगर्स के विपरीत, जिनके फैंस काफी पहले बन चुके थे और लगातार बढ़ रहे थे, सरीना का शोहरत का रास्ता छोटा था और उसमें काफी कंट्रोवर्सीज थीं और फिक्स्ड फैंस बहुत कम थे। यही उसकी कमजोरी भी थी। लगातार अच्छे काम करके ही इस कमजोरी की भरपाई की जा सकती थी। शाम तक बिजी रहने के बाद, नन्ही लिली को फुसलाकर सुलाने के बाद मैं वापस लिविंग रूम में आ गया। टेबल के सामने बैठकर मैंने शीट म्यूजिक फैलाया। मैंने तुरंत लिखना शुरू नहीं किया। इसके बजाय मैंने चुपचाप रिदम थपथपाई। पहले इसे एक बार धीरे से गाकर देखा। यह गाना सिर्फ अपनी लिरिक्स में ही अजय नहीं था, सबसे जरूरी इस गाने की मेलोडी और इसकी ओपनिंग थी। एक बार इसे पूरा गाने के बाद मैंने पेन उठाया और पूरी मेलोडी लिख डाली। फिर उसमें इस्तेमाल होने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स को नोट किया। पेन रुक गया, पीस कंप्लीट था। मैंने शीट म्यूजिक हाथ में लिया और एक बार रिव्यू किया। तभी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। यह ओपनिंग वाकई अजय है। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। इन कुछ दिनों में सरीना के लिए वो गाना लिखने के अलावा मैं पूरी तरह से अंडर 1% क्रिएट करने में डूबा रहा। मुझे लगा जैसे पिछले जन्म में मेरा डेरेक पर कोई उधार बाकी था, वरना उस कमीने के लिए एनिमे क्यों लिख रहा होता। ये तो सरीना के लिए म्यूजिक लिखने से भी ज्यादा थका देने वाला था। हालांकि खुशकिस्मती से मैं जितना ज्यादा लिखता गया उतना ही माहिर होता गया। अब मुझे लेआउट पर खास ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। मैं पूरे फॉर्मेट को भी सही तरीके से लिख सकता था। वाकई, जैसा कि कहा जाता है, जहां चाह वहां राह। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे कड़ी मेहनत और कोशिश से हल न किया जा सके। रात के 8 बजे बज रहे थे। मैं नन्ही लिली को लेकर समय पर सोफे पर बैठ गया और डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम देखने के लिए अपने फोन की स्क्रीन को कास्ट किया। आज न्यू म्यूजिक फेस्टिवल का तीसरा राउंड था, यानी सेमीफाइनल्स, जिसमें 4 में से 2 को आगे बढ़ना था। मैं सरीना के मुंह से वो गाना सुनने के लिए पहले से ही बेताब था कि देखूं वो कितना अमेजिंग होगा। और वहां सीन पर सरीना के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसने बस एक पल के लिए सोचा, फिर सीधे जवाब दिया, मैं सबूत के बारे में बात नहीं करूंगी। थोड़ी देर में आप खुद देख सकते हैं। जहां तक इसकी बात है कि मैं किसे ड्रॉ करना चाहती हूं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मुझे लगता है कि उन सभी में कबीलियत है। चाहे मैं किसी को भी ड्रॉ करूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। टीवी के सामने सरीना का जवाब सुनकर मैं भी मुस्कुराया। सरीना ने बहुत चालाकी से जवाब दिया था। इस तरह उसने किसी को नाराज भी नहीं किया और यह भी दिखा दिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। सेरा चेन को उससे कुछ खास मसाला नहीं मिला। उसका चेहरा थोड़ा निराश दिखा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और कुछ छोटे सवाल पूछना जारी रखा। सरीना द्वारा एक एक करके उनका जवाब देने के बाद सारा चेन ने बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ थोड़ी बातचीत की। फिर आधिकारिक तौर पर ड्राइंग शुरू हुई। बैकस्टेज रायन शॉ ने ऑनलाइन एक्चुअल ट्रैफिक डेटा देखा। वह बयां न करने लायक खुश था। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए कुछ राउंड्स के बाद ट्रैफिक आमतौर पर धीरे धीरे कम हो जाता है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हर राउंड कमोबेश एक जैसा ही होता है। कुछ भी क्रिएटिव नहीं होता। पूरी तरह से सिंगर के गानों पर निर्भर रहना पड़ता है। समय के साथ ऑडियंस स्वाभाविक रूप से चली जाती है। लेकिन न्यू म्यूजिक फेस्टिवल अब अपने तीसरे राउंड में था और ट्रैफिक डेटा हर राउंड के साथ बढ़ रहा था। ये सब उस पॉपुलैरिटी की वजह से था जो सरीना और मैं हर राउंड में एक हिट गाना देकर ला रहे थे। यहां तक कि अमर लोग भी इसे हैंडल नहीं कर सकते थे। इस पल स्टेज पर ड्राइंग खत्म हो चुकी थी। आज सरीना की ओपोनेंट तय हो गई थी। वो डायना थी। डायना ने सरीना की बेहद खूबसूरत प्रोफाइल को देखा। उसका मूड नर्वस भी था और एक्साइटेड भी। उसे नहीं पता था कि इस बार मैंने सरीना के लिए कौन सा गाना लिखा है, लेकिन वह अंदाजा लगा सकती थी कि उसके आइडल ने जो गाना लिखा होगा वो निश्चित रूप से उसके हाथ में मौजूद गाने से बेहतर होगा। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। सरीना के साथ स्टेज पर कंपटीशन करना, भले ही वो हार जाए, वो बहुत खुश होगी। मेरे गाने से हारना कोई हार नहीं थी। इसके अलावा एक और अच्छा गाना सुनने को मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद मार्कस गाव, बेला समर्स, नेथन हार्पर और विलियम बार्न्स, इन चारों जजेस ने अपने सिग्नेचर गाने गाए और सबकी नजरों के सामने एक एक करके स्टेज संभाला। इसकी वजह से वहां के माहौल में भी आग लग गई। आखिर ये सब मंझे हुए सिंगर्स थे। हर किसी के अपने अनगिनत फैंस थे। इस राउंड के कंपटीशन में सेरेना और डायना का दूसरा मैच था। पहला मैच मिया एंडरसन वर्सेस केविन वैंग का था। मिया एंडरसन ने आग जैसा एक पैशनेट लव सॉन्ग गाया और गाते समय डांस भी किया। आतिशबाजी शानदार तरीके से ऊपर उठी। वाकई वो नई जनरेशन की हॉट राइजिंग स्टार थी। यहां तक कि आंखें भी चोरी छिपे
इस काबिलियत को देखकर सब हैरान रह गए। 4 कंटेस्टेंट्स जिन्होंने इस घेराबंदी को तोड़ा था, वाकई उनमें से कोई भी सिर्फ बातें बनाने वाला नहीं था। हालांकि मिया एंडरसन ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मुझे अब भी लगता था कि मेरी अपनी सरीना हमेशा गॉडेस ही रहेगी। इसके बाद केविन वैंग की बारी थी। वो एक रॉक सॉन्ग लेकर आया, दिल दहला देने वाला म्यूजिक, जिसके साथ केविन वैंग की अपनी यूनिक भारी आवाज थी। वो वाकई एक टफ कॉम्पिटिटर था। यहां तक कि वहां मौजूद ऑडियंस भी बह गई और अपने शरीर को झूमने से नहीं रोक सकी। पहला मैच खत्म हुआ। मार्कस गाव और विलियम बार्न्स के वोट केविन वैंग को गए, जबकि बेला समर्स और नेथन हार्पर के वोट मिया एंडरसन को मिले। दोनों ही गाने बहुत अच्छे थे। उन दोनों ने ही बहुत शानदार गाया। बस बात इतनी थी कि जजेस को अलग अलग टाइप पसंद थे। हर किसी की समझ भी अलग थी, इसलिए वोट्स बराबर हो गए। फाइनल वोट का फैसला ऑडियंस द्वारा किया जाना था। आखिरकार मिया एंडरसन थोड़ी बेहतर साबित हुई। उसने फाइनल ऑडियंस वोट जीत लिया। एक तरफ मिया एंडरसन के पास ज्यादा फैंस थे और दूसरी तरफ रॉक म्यूजिक की ऑडियंस वाकई उतनी बड़ी नहीं है। आम ऑडियंस के लिए लव सॉन्ग्स वाकई उनके दिल को ज्यादा आसानी से छू लेते हैं। मिया एंडरसन और केविन वैंग धीरे धीरे स्टेज से बाहर चले गए। होस्ट सारा चन ने फिर माइक्रोफोन लिया और स्टेज पर आई। अगला ग्रुप आज के कंटेस्टेंट्स का फाइनल ग्रुप है, साथ ही इस न्यू म्यूजिक फेस्टिवल के सबसे बड़े पॉपुलैरिटी किंग का मैच भी। चलिए स्वागत करते हैं कंटेस्टेंट सेरेना का, सराह चेन ने उत्साह के साथ कहा। सेरेना आज धीरे धीरे बैकस्टेज से बाहर आई। उसने बहुत सादे कपड़े पहने थे, जैसे कोई ऑफिस वर्कर अभी अभी काम से वापस आई हो। एक सफेद टी शर्ट और साथ में नीली जीन्स, हल्का मेकअप। बस इसी सिंपल आउटफिट ने उसे पिछली 2 बार की तुलना में ज्यादा जेन्युइन बना दिया था। ऑडियंस को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आम जिंदगी में उतर आई हो। सादगी ही असलियत है। इस मैच में और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग बात यह थी कि सेरेना फिर से सबसे पहले गाना गाने स्टेज पर गई। होस्ट भी इस समय बाहर चली गई। स्टेज पर अंधेरा हो गया। सिर्फ एक लाइट की बीम सेरेना पर चमक रही थी। म्यूजिक शुरू हुआ। उसके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर गाने का टाइटल भी धीरे धीरे दिखाई देने लगा, सी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का समंदर। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन मेरे द्वारा। परफॉर्मर सेरेना। ऑडियंस ने अभी तक गाने का टाइटल ठीक से देखा भी नहीं था कि वे इस ओपनिंग से ही मंत्रमुग्ध हो गए। टीवी के सामने मेरे चेहरे पर भी एक मदहोश कर देने वाला एक्सप्रेशन था। ये ओपनिंग वाकई अजेय थी। आपको पता होना चाहिए कि ये जय चौ का गाना था। हर कोई जानता है कि जे के गानों की ओपनिंग बेमिसाल होती है। जैसे ही ओपनिंग बजती है, ये लोगों को पूरी तरह से म्यूजिक की दुनिया में ले जा सकती है। स्टेज पर प्रोडक्शन टीम ने बहुत कम स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया था। फूलों का एक समंदर खिल उठा। सेरेना उसी फूलों के समंदर में डूबी हुई थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस सीन को देखकर ऑडियंस ने इस पल अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। म्यूजिक के साथ उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सूरज की रोशनी में फूलों के समंदर के बीच हों। शरीर और मन बिल्कुल रिलैक्स हो गया। वे अंदर ही अंदर हैरान हो रहे थे। मैं वाकई अमेजिंग था। इस बार के गाने ने उन्हें सिर्फ ओपनिंग से ही डुबो दिया था। उन्हें आने वाली लिरिक्स के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ ओपनिंग ने ही पिछले 2 गानों को पूरी तरह से हरा दिया था। पिछले मैच के दोनों गानों के मुकाबले ये गाना कहीं आगे था। सेरेना की पलकें धीरे से फड़फड़ाईं। माइक्रोफोन पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा सा कांप रहा था। इस बार का गाना पिछले गानों से ज्यादा मुश्किल था। उसने इसके लिए बहुत बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा उसके दिल में ये गाना पिछले सभी गानों से बेहतर था। उसे नहीं पता था कि मेरा दिमाग कैसे चलता है कि मैं ऐसा गाना लिख पाता हूं। वो बस अपनी पूरी कोशिश कर सकती थी कि इस गाने के साथ इंसाफ कर सके। सेरेना ने खुद को संभाला और धीरे से अपना मुंह खोला। ऑडियंस के जितने भी मेंबर्स ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, जिस पल लिरिक्स गूंजे वे म्यूजिक की दुनिया में और गहरे डूब गए। उनके दिल नरम हो गए, एक हल्की सी मायूसी और खुशी से भर गए। वो मायूसी मेलोडी में थी, वो खुशी यादों में थी, जो विरोधाभासी होकर भी विरोधाभासी नहीं थी। इस हिस्से को सुनकर ऑडियंस के दिलों की धड़कन जैसे अचानक एक पल के लिए रुक गई। उनके दिलों में फूलों का समंदर अचानक खाली हो गया। धुंध के बीच आसमान से हल्की बारिश होने लगी। हर कोई इस रिमझिम बारिश में नहा रहा था, अंत के आने का इंतजार कर रहा था। स्टेज पर सेरेना की नजर इस पल अचानक दृढ़ हो गई। माइक्रोफोन थामे हुए उसकी नजर जैसे समय और स्पेस को चीर रही थी। मेरी परछाई को देखते हुए उसकी सिंगिंग वॉइस भी साथ ही गूंज उठी। हर बार जब सेरेना एक लाइन गाती, उसका पैर धीरे से एक कदम आगे बढ़ता। उसकी आवाज समय और स्पेस को चीरते हुए ऑडियंस के दिलों में उतर रही थी और उससे भी कहीं ज्यादा मेरे दिल में उतर रही थी। मैंने सेरेना को कदम दर कदम स्टेज के बिल्कुल सामने वाले किनारे तक आते देखा। मेरी आंखें प्यार से भरी थीं। जजेस भी इस पल अपनी सांसें रोके हुए थे। वे जोर से सांस लेने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे, खासकर बेला समर्स। उसे लगा कि उसने शायद कोई गलती कर दी है। अगर उसने इस गाने के लिए वोट नहीं दिया तो उसे लोग कोस कोस कर मार डालेंगे। इस तरह का डिवाइन सॉन्ग अब तक का सुना हुआ उसका सबसे बेहतरीन गाना था। इसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं था। सेरेना अभी भी गा रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे लहरों की तरह लहराने लगे। वहां मौजूद ऑडियंस ने भी इस पल अपनी आंखें खोल दी और साथ में हाथ हिलाने लगे। सुनते सुनते वे इतने हैरान हो गए कि उनकी आंखें खुल गईं। उनकी आंखों में बस स्टेज पर अपना छोटा सा हाथ लहराती हुई सेरेना थी।
बैकस्टेज रायन शॉ अभी भी अपने दिल को दबाए हुए था ताकि वो अचानक बाहर ना निकल आए। ओ मेरे भगवान, क्या ये कोई कंपटीशन था? ये तो एक पर्सनल कॉन्सर्ट था, है ना? पूरी तरह से एक वन वुमन शो।